बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और मलेशिया में ट्विन टावर जो कि 450 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये दोनों बिल्डिंग सैमसंग ने बनाई हैं। सैमसंग अपने आगाज़ में नूडल्स, फिश और सब्जियां वगैरह बेचता था, लेकिन आज ये कंपनी फाइटर जेट, शिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इंश्योरेंस, फाइनेंस और केमिकल जैसे अलग अलग सेक्टर में काम करती है। हालांकि हम लोग सैमसंग को ज़्यादातर इनके मोबाइल्स, टीवी और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की वजह से ही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी सैमसंग के अपने बहुत सारा बिजनेस है। जब मार्केट में शाओमी और रियलमी के फ़ोन लॉन्च हुए थे तो सब लोगों को ये लग रहा था कि ये कंपनियां सैमसंग को पीछे छोड़ देंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एंड्रॉयड को गूगल के बाद अगर कोई कंपनी कंट्रोल करती है तो वो सैमसंग है। इसके अलावा दुनिया की कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सैमसंग की मदद के बगैर वो मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, चाहे वो फिर गूगल पिक्सल हो या फिर आईफोन हो। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नूडल और सब्ज़ी बेचने वाली कंपनी ने आखिर इतनी तरक्की कर कैसे ली, और सब्ज़ी बेचते बेचते इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी आखिर बन कैसे गई। सैमसंग के खिलाफ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं और अपने इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए सैमसंग ने बहुत सारे गलत तरीके भी आजमाए हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लिहाजा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ली ब्योंग चुल जो कि सैमसंग के CEO हैं और सैमसंग की बुनियाद रखने वाले शख्स हैं। ये बेसिकली एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे और सिर्फ 28 साल की उम्र में ही इन्होंने सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी को लॉन्च किया था। यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊं कि कोरियन ज़ुबान में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार। जहाँ 3 नंबर बिग और पावरफुल को शो करता है, वहीं स्टार का मतलब होता है एवरलास्टिंग। और आज के इस दौर में अगर हम सैमसंग को बिग, पावरफुल, एवरलास्टिंग कंपनी कहें तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन सैमसंग कंपनी स्टार्ट में ऐसी नहीं थी, क्योंकि अपने स्टार्टअप में सैमसंग एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस को पूरे साउथ कोरिया में और फिर अपने आसपास के मुल्कों में एक्सपैंड कर दिया। सैमसंग का पहला हेड ऑफिस सियोल शहर में था, लेकिन साल 1950 में नॉर्थ कोरिया में जंग का आगाज़ हो गया और पूरे साउथ कोरिया में सैमसंग का शुमार टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनी में होने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी जंग की वजह से सैमसंग की असल कहानी शुरू हुई थी। जंग की वजह से सैमसंग को अपना बेस सियोल से बुसान शिफ्ट करना पड़ा। सारे के सारे बिजनेस ठप हो चुके थे, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से सैमसंग भी मुकम्मल तौर पर ठप हो चुकी थी। इस सूरत हाल को देखते हुए ली ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का फ़ैसला किया और लोगों के लिए सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने का आगाज़ कर दिया। साउथ कोरिया में गन्ना बहुत ज़्यादा वफर मिकदार में होता है और ली ने सबसे पहले शुगर रिफाइनरी से ही आगाज़ किया और फिर इस रिफाइनरी के प्रॉफिट से टेक्सटाइल बिजनेस में भी अपने पाँव जमाना शुरू कर दिए। ये लोगों के लिए सस्ते कपड़े बनाकर देता था। सैमसंग ने दुनिया का सबसे पहला होल स्टेशन भी तैयार किया और कपड़े भी बनाने लगे। अब ली की डाइवर्सिफाई ने सैमसंग को डूबने से बचा लिया था और ली ने इस चीज़ को बहुत एग्रेसिव फॉलो करना शुरू कर दिया। वो अलग अलग एरियाज़ में और अलग अलग बिजनेस में अपना प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने लग पड़ा। उसने डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोले, सैमसंग ने इंश्योरेंस कंपनी भी खोली और आज की डेट में भी कोरिया में सैमसंग की इंश्योरेंस कंपनी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इन सब बिजनेस से सैमसंग की इकोनॉमी को इतना बूस्ट मिला कि ली ब्योंग चुल साउथ कोरिया के रिचेस्ट इंसान बन गए। और फिर फाइनली सैमसंग ने 1968 में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा और एक साल के अंदर ही सैमसंग ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया, जो था 12 इंच का ब्लैक एंड वाइट टीवी। और अगले कुछ सालों में सैमसंग दुनिया की नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। इस सक्सेस ने सैमसंग को और भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाने पर मजबूर कर दिया। 1979 में सैमसंग ने माइक्रोवेव्स बनाए, 1980 में एयर कंडीशनर्स, 1981 में कलर टीवी और 1983 में पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने भी शुरू कर दिए। लेकिन अब मसला यहाँ एक ये पेश आ रहा था कि इन सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के पार्ट्स जो थे वो इन्हें छोटी छोटी कंपनियों से लेने पड़ रहे थे। इसी वजह से सैमसंग जो है वो दूसरी कंपनियों पर डिपेंडेंट होने लग पड़ा था। फिर सैमसंग ने एक सेमीकंडक्टर कंपनी को ही ख़रीद लिया और अपने पार्ट्स खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए और अपने इस बिज़नेस को बढ़ाकर यही पार्ट्स ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करने लग पड़े। और आज भी एप्पल में सैमसंग का ही मेमोरी चिप यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा भी सैमसंग के कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। सैमसंग हैवी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट शिपमेंट इंडस्ट्री है। इसके अलावा सैमसंग कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा और मलेशिया का ट्विन टावर भी इसी की एक जिंदा मिसाल है। इसके अलावा साउथ कोरिया का थीम एवरलास्टिंग पार्क, कई लग्जरियस होटल्स और एक पूरा टाउन सैमसंग ऑन करता है। इस टाउन को सैमसंग टाउन के नाम से जाना जाता है। वैसे इस वीडियो की रिसर्च करने से पहले मैं
और इस वीडियो को देखने से पहले शायद आप लोग यही सोचते होंगे कि सैमसंग सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। सैमसंग के कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हैं, जिसमें सैमसंग यूनिवर्सिटी और सैमसंग मेडिकल भी शामिल है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं सैमसंग के बिज़नेस मॉडल की। एक इंसान जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है और अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करता है और फिर देखते ही देखते वो पूरी दुनिया के अंदर अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर लेता है। अब ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन सैमसंग के इस पूरे बिज़नेस के पीछे वो काला सच छुपा हुआ है जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। 1950 में वार के बाद साउथ कोरिया मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था। इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो चुकी थी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थी। कोरियन सदर अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करना चाहते थे और बूस्ट करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये फैसला बहुत ही अजीब था। LG, सैमसंग और हुंडई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन दिया गया। टैक्सेस भी इतने कम कर दिए गए, तकरीबन ना होने के बराबर थे, ताकि इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो और साउथ कोरिया की इकोनॉमी भी ग्रोथ कर जाए। यहाँ तक कि सैमसंग ने जब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा तो मज़ीद 50% टैक्सेस को कम कर दिया गया और साउथ कोरिया में दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को भी बैन कर दिया गया और कंज्यूमर को सैमसंग का प्रोडक्ट लेने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे तमाम फ़ायदे सैमसंग को पहुँचाए गए जिससे वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर सके। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वार के बाद जो फंड लिए थे उन्हें भी सैमसंग की ग्रोथ में ही खर्च किया गया। इन सब का क्रेडिट जाता है बेसिकली सैमसंग के फाउंडर ली ब्योंग चुल को, क्योंकि ली ब्योंग चुल बेसिकली एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना चुके थे हुकूमत से, और अब हुकूमत और इनके रिलेशनशिप आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे बिल्ड हो चुके थे। सैमसंग पर इंपोर्ट की कोई भी लिमिट नहीं थी, फ़ंड्स भी हुकूमत की तरफ से दिए जाते थे, और इस तरह सैमसंग की ग्रोथ के साथ साथ कोरिया की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। क्योंकि जब सैमसंग की कंपनी ग्रोथ कर रही थी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आई और इसी वजह से साउथ कोरिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। लेकिन छोटी कंपनियां मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि कोई भी छोटी कंपनी हुकूमत से पंगा लेना नहीं चाहती थी और हुकूमत थी सैमसंग के साथ। सैमसंग जिस भी फील्ड में कदम रखता था अपने कॉम्पिटिटर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता था, और जाने अनजाने में साउथ कोरिया की इकोनॉमी सिर्फ एक कंपनी की वजह से बूस्ट हो गई थी और वो थी सैमसंग। 2014 में साउथ कोरिया की टोटल नेटवर्थ में 17% शेयर जो था वो सैमसंग का था। अब जिस तरह साउथ कोरिया की इकोनॉमी को 2-3 बड़ी कंपनियों की वजह से बूस्ट मिला, तो साथ ही साउथ कोरिया की जितनी भी पावर थी वो भी इन्हीं 2-3 कंपनियों की फैमिली के पास चली गई। 1987 में जब ली ब्योंग चुल मर गए तो उनके बेटे ली कुन ही को सैमसंग का प्रेसिडेंट बनाया गया। इनके वक्त में सैमसंग और गवर्नमेंट्स के रिलेशनशिप और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए। 1996 में इनके ऊपर फार्मर प्रेसिडेंट पर रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन सैमसंग के गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन की वजह से इन्हें बिना किसी जुर्माने के माफ़ कर दिया गया। 2008 में भी इस तरह का वाक़या पेश आया जब ली कुन पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा और इनको 3 साल की सज़ा भी हुई, लेकिन 1 साल बाद ही वो वापस आ गए और सैमसंग के चेयरमैन बन गए और ऐसे प्रेजेंट हुआ जैसे कुछ भी नहीं हुआ। इस चीज़ से आपको गवर्नमेंट और सैमसंग के रिलेशनशिप का अंदाज़ा हो रहा होगा। इसके बाद ली कुन ही ने अपने बेटे को सैमसंग का CEO बनाने के चक्कर में भी रिश्वत दी थी, जिसके इल्ज़ाम में भी वो पकड़े गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको किसी भी किस्म की कोई भी सज़ा नहीं दी गई। अब हम सैमसंग की बात कर ही रहे हैं तो सैमसंग से रिलेटेड एक ऐसी न्यूज़ भी है जिसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2016 में सैमसंग के ख़िलाफ़ एक केस दायर हुआ कि इनके जितने भी नोट 7 सीरीज़ के फ़ोन थे वो ब्लास्ट हो रहे थे। इवन के फ़्लाइट के अंदर भी इस फ़ोन को बैन कर दिया गया। अब इसके पीछे वजह ये बताई जा रही थी कि सैमसंग ने ये बताया कि ये बैटरी की वजह से इशू हो रहा है, लिहाजा हम इसकी बैटरी को चेंज कर देंगे। लेकिन जब इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि सैमसंग ने एप्पल को बीट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि मुकम्मल तौर पर अभी बना ही नहीं था, और उसको अपने इस नोट 7 सीरीज़ के अंदर लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से ये एक तबाहकुन मोबाइल बन चुका था और सैमसंग को $5 मिलियन का जुर्माना पे करना पड़ा था। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कोई भी कंपनी ऐसे ही ग्रो नहीं हो जाती, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे कड़वे सच होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर हमें जो है वो चलना पड़ता है। वेल, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब, और किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।